नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में आज बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। थोड़ी देर में नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होने वाला है। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट पूरी तैयार हो गई है। नई टीम में महिलाओं और यूथ पर फोकस है। महिलाओं को 33% जगह दी गई है। एक एक नाम चौंकाने वाला है। एक एक नाम का पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया है। एक एक डिग्री देखी गई है। पूरी फाइल जो है वो खंगाली गई है। ये टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत कही जाएगी और अब देखना ये दिलचस्प है कि किन नामों को रिपीट किया जाएगा और किन नामों की छुट्टी होने जा रही है। ये तो तय है कि विनोद तावड़े और सुनील बंसल रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फिर से उनका कमबैक हो रहा है। वो फिर से टीम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ स्मृति ईरानी का कमबैक हो रहा है। स्मृति ईरानी को जगह दी जा सकती है इस नई टीम में। नितिन नवीन की नई टीम में कौन कौन होगा, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल इंडिया टीवी के पास है। नितिन नवीन की टीम में सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है वो है स्मृति ईरानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया जाएगा। नाम तय हो गया है। स्मृति ईरानी को बता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। स्मृति ईरानी के आने से नितिन नवीन की टीम अब बेहद आक्रामक हो जाएगी। तो स्मृति ईरानी का नाम ये तय मान लीजिए कि नितिन नवीन की टीम में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही साथ हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका नाम भी लगभग तय हो गया है। महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और स्मृति ईरानी जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती हैं, अपनी आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उन्हें नितिन नवीन की टीम में शामिल किया जा रहा है। ये लगभग तय हो गया है। इससे दो मायने हैं जो साधे जा सकते हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड रहा है। अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं स्मृति ईरानी और महिला चेहरा है, मुखर महिला चेहरा है। ये मायने बीजेपी स्मृति ईरानी के शामिल करने से साध सकती है। बीजेपी में कई महामंत्रियों की छुट्टी भी होगी तो कई नए चेहरे भी शामिल होंगे। विनोद तावड़े, सुनील बंसल नितिन नवीन की टीम में रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में हरीश द्विवेदी महामंत्री बनेंगे। अगले साल यूपी में चुनाव है, ऐसे में बस्ती से आने वाले हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में संजय भाटिया को भी जगह दी जा रही है। हरियाणा से आने वाले संजय भाटिया एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा से लोकसभा सांसद हिमांग जोशी का जबरदस्त प्रमोशन हो रहा है। नितिन नवीन की नई टीम में इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हिमांग जोशी को यूथ को पार्टी के करीब लाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये है नितिन नवीन की नई टीम का चेहरा, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम है, हरीश द्विवेदी का नाम है, हिमांग जोशी का नाम है जो कि वडोदरा से सांसद हैं, युवा चेहरे हैं और उन पर ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को पार्टी के करीब लाना है, संगठन के करीब लाना है। इसके साथ ही साथ संजय भाटिया का नाम है जो कि हरियाणा से आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। और दो नाम जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, विनोद तावड़े और जो है वो और सुनील बंसल, वो इस टीम में रिपीट हो रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि किन नए चेहरों को जगह दी जा रही है इस नई टीम में और किस आधार पर? प्राची, पूरी टीम की अगर बात कर लें तो चाहे महामंत्री हों, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, सचिव हों या बाकी जो पद हैं, उन सबको अगर मिलाकर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम रहेगा वो स्वाभाविक तौर पर, निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी का ही वो रहेगा। और इस लिहाज से कि स्मृति ईरानी के केस को अगर आप देखें तो एक बार बीजेपी में आने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अपने योगदान को लगातार पार्टी में अलग अलग लेवल पर वो कंट्रीब्यूट करते रही हैं किसी भूमिका में, चाहे महिला मोर्चा के अध्यक्ष पे जब थी तो, या फिर आपको ध्यान होगा कि उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ जब माहौल बनाने की बात होती थी तो कैसे प्रोटेस्ट को लीड करती थी। उसके बाद अमेठी में पहले ही चुनाव में किस प्रकार से बहुत क्लोज फाइट में राहुल गांधी को परेशान किया था और अगले चुनाव में राहुल गांधी को हरा भी दिया था। हालांकि इस बार के चुनाव में उनको सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा अगर अलग अलग राज्यों में जहां भी चुनाव होते हैं बीजेपी के लिहाज से वो स्टार कैंपेनर के तौर पर रहती हैं और वो वैसी स्टार कैंपेनर हैं जो कि क्राउड पुलर तो हैं लेकिन बिहेव का एक तरह से एकदम से आम कार्यकर्ता की तरह करती हैं, इस लिहाज से कि घंटों आप उनसे काम कराइए। और पिछले बंगाल इलेक्शन में ही देखा था मैंने प्राची की सुबह लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे वो निकली थी और रात में 1 बजे कैंपेन करके वापस लौटी थी और दिन भर में उनके कई कार्यक्रम रहते थे। तो इस तरह के परिश्रम करने वाले लोग जिनकी इफेक्टिवनेस भी हो, जो कार्यकर्ताओं के
साथ बहुत बेहतर तालमेल करते हो और जिनका लंबा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, उस तरह के लोगों की तलाश थी इस बार जब टीम का चयन किया जा रहा था। तो और उसमें जो सबसे बड़ा और प्रमुख नाम स्मृति ईरानी का है। इसके अलावा दूसरे नए चेहरों की बात करें तो हरीश द्विवेदी, उनका भी वैसे ही कार्यकाल 1991 के आसपास वो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए थे, संघ के शाखाओं में जाने लगे थे लगभग 17-18 साल की उम्र में, और उसके बाद फिर अलग अलग भूमिका में, चाहे बस्ती में लोकल लेवल की बात कर लें, गोरखपुर मंडल की बात कर लें, या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बीजेपी में के संपर्क में आए जब, तो युवा मोर्चा में अलग अलग तौर पर अलग अलग भूमिकाओं पर उन्होंने अपना काम किया है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और बस्ती से लगातार 2 बार सांसद, 2014 में, 2019 में। उसके बाद पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद संगठन में उनकी क्षमता को देखते हुए उनको पार्टी के संगठन के काम में लगातार उनका इस्तेमाल किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे वो, बिहार में सह प्रभारी संगठन के, असम के चुनाव में वहाँ पे प्रभारी संगठन के, और उस लिहाज से जो सफलता हासिल हुई समझा जा सकता है कि उसमें उनका भी क्रेडिट गया। और अभी राजस्थान में लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर 5 जो प्रभारी बनाए गए हैं उसमें मुख्य प्रभारी हरीश द्विवेदी को ही बनाया गया है। तो वो चेहरा है। जो पहले के रिपीटेड नाम हैं उनमें बड़ा नाम सुनील बंसल और विनोद तावड़े। सुनील बंसल के लिहाज से अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब उनको कमान सौंपी गई थी, और वहाँ से चाहे 2014 की लोकसभा की बात करें, 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, पार्टी के संगठन में ऊर्जा फूंकने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया। उसके बाद जब यूपी से हटे तो फिर तेलंगाना जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई, और हाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो ये कि बंगाल में पूरे संगठन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, और वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट दिया है। बूथ मैनेजमेंट के माहिर प्लेयर माने जाते हैं, और उनको शौक ही नहीं है कि मुझे कोई राज्यसभा में भेज दे, मुझे कोई मंत्री बना दे, बल्कि संगठन के काम में वो अपने आप को ज़्यादा तल्लीन रखते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, और उस लिहाज से रिजल्ट डिलीवर करने वाले नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। तो उनका नाम स्वाभाविक तौर पे विनोद तावड़े की अगर बात करें तो विनोद तावड़े का भी लंबा प्रोफाइल रहा है। पिछली बार टीम में भी थे, पहले हरियाणा के प्रभारी थे, फिर बिहार प्रभारी, बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। अभी यूपी के भी प्रभारी वही हैं, और राज्यसभा उनको पार्टी ने हाल में ही भेजा है, और लगभग ये तय माना जा रहा था कि राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उनको भी जगह दी जाएगी। बाकी जो महामंत्री पहले की टीम में थे, या बंडी संजय की बात कर लें जो कि तेलंगाना से आते हैं, या फिर राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, या फिर अरुण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, या दुष्यंत गौतम जो कि दिल्ली से आते हैं, इन सब नेताओं की छुट्टी की गई है और इनके जगह पर नए चेहरों को शामिल किया गया है। एक बड़ा नाम उसमें आप देखें तो तरुण चुग जो कि एक्सपेक्टेड माना जा रहा था कि वो भी शायद इस टीम में रहेंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी मिल रही है संजय भाटिया को जगह दी गई है। और संजय भाटिया की अगर बात करें तो हरियाणा के करनाल से आते हैं, पंजाबी चेहरा हैं, करनाल से सांसद रहे हैं वो 2019 में, लेकिन पिछले चुनाव में जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री से हटाया गया और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना था, तो करनाल की सीट उन्होंने खाली की। मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़े, और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेताओं में जाने जाते हैं संजय भाटिया। विद्यार्थी परिषद के समय से सक्रिय रहे हैं, और इन सब नेताओं को अगर आप देखें तो चाहे विनोद तावड़े हों, सुनील बंसल हो, हरीश द्विवेदी हो, संजय भाटिया हो, इन सबका विद्यार्थी परिषद वाला बैकग्राउंड है। और वहाँ से आप विद्यार्थी परिषद का मतलब ये कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप सीखकर आगे बढ़े हुए हैं, और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि हाल के दिनों में यूथ को लेकर एक जो चैलेंज आया बीजेपी के सामने, ऐसे में विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ व्यक्ति अगर पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाए, पार्टी संगठन के अलग अलग पदाधिकारी के तौर पर, तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कम से कम यूथ का जो माइंडसेट क्या होगा, यूथ किस प्रकार से सोचता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वहीं से निकलकर वो लोग आए हुए हैं, और वैसे लोगों को तरजीह दी गई है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर संयोजन वाली टीम बनाने की कोशिश की गई है नितिन नवीन जी के लिए। नितिन नवीन जी की इनफैक्ट ये टीम होगी, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन जी ने अपने हिसाब से तय कर लिया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष हों, या फिर संघ के साथ जो सलाह मशविरा होता है, एक गहरे मंथन के बाद इस टीम को बनाया गया है। और आप देखें तो लगभग दिसंबर में नितिन नवीन के नाम का अनाउंसमेंट हो गया था, जनवरी में उनको कमान भी दे दी गई थी, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा इस टीम को बनाने में, इस लिहाज से कि बीच में कुछ राज्यों के चुनाव आ गए थे, तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि कभी भी वो टीम आ सकती है। तो ये टीम आ गई है। अब आगे की चर्चा ये भी चल रही है कि जब राष्ट्रीय टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो जल्दी संभव है कि सरकार में भी जो फेरबदल लंबे समय से जिसकी चर्चा चल रही है उसकी भी तस्वीर देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके के फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरीके से ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव किस तरफ इशारा कर रहा है, नई टीम में कितने युवा चेहरे होंगे, कितने अनुभवी चेहरों को तरजीह दी जाएगी, इस पर तो लगातार हम आपसे देवेंद्र चर्चा करते रहेंगे। एक खबर अपने दर्शकों को बता दें, नितिन नवीन की टीम में जो बदलाव होने जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। नई टीम में बीजेपी के कई महामंत्रियों को हटाया जाएगा, जैसा देवेंद्र अभी बता रहे थे, दुष्यंत
कुमार गौतम और बंडी संजय हटाए जाएंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल भी हटाए जाएंगे। विनोद तावड़े और सुनील बंसल टीम में बने रहेंगे। संगठन में अरुण सिंह की जिम्मेदारी भी बदली जाएगी। तरुण चुग के नाम को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। तो सिर्फ विनोद तावड़े और सुनील बंसल हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। बाकी जो महासचिव पहले पार्टी में थे उनको ड्रॉप किया जा रहा है। अरुण सिंह, उनकी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। दुष्यंत कुमार गौतम उनकी छुट्टी हो रही है। राधा मोहन सिंह की छुट्टी हो रही है। इन तमाम नामों की छुट्टी हो रही है। लेकिन नए नामों की अगर बात कर लें तो नए नामों में स्मृति ईरानी का नाम सबसे ज्यादा आक्रामक है। हरीश द्विवेदी का नाम है। संजय भाटिया का नाम है। इन तमाम लोगों का नाम अभी तक हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए देवेंद्र, जिन लोगों की छुट्टी हो रही है उसके बारे में आपने जानकारी दे दी। नए नाम जो है उनके बारे में भी आपने जानकारी दे दी। एक और नाम है हिमांग जोशी का, जो कि गुजरात के वडोदरा से एमपी हैं। उनके नाम की भी चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। उस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ प्राची, वो सोर्सेस से जो जानकारी मिली कि युवा मोर्चा के लिए ही उनके नाम को तय किया गया था और युवा मोर्चा की कमान उनको सौंपी जाएगी। अभी आप देखें तो तेजस्वी सूर्या जो कि कर्नाटक के बेंगलोर से सांसद हैं, उनके पास युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक दूसरे सांसद हेमंत जोशी जो कि गुजरात से आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और नाम को लेकर चर्चा थी। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि बेहतर होगा कि हिंदी हार्टलैंड से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इस तरह के राज्य से किसी व्यक्ति को युवा मोर्चा की कमान सौंपी जाए। लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से हिमांग जोशी जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश के हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी की कोशिश ये है कि टीम ऐसी लेकर आया जाए जो कि आधुनिक चैलेंजेस के हिसाब से ठीक तरीके से उसको काउंटर कर सके, ठीक तरीके से उसे हैंडल कर सके। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर नज़रें इस बात पर भी टिकी रहेंगी कि क्या आज प्रवक्ताओं की भी सूची आती है। नाम जो हमें सोर्सेस से जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से बताया गया कि पूरी लिस्ट तय की जा चुकी है। कितने रिलीज आज किए जाने हैं इस बात को लेकर थोड़ी क्लियरिटी उस समय नहीं थी जब मेरी टॉप सोर्स से बातचीत चल रही थी। ठीक है, नाम तो एक एक करके क्लियर हो रहे हैं देवेंद्र, आप एक एक करके हमें जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरी टीम का चेहरा हम देखें तो अनुभव और युवाओं का मेल इस पूरी टीम में होगा। हाँ जी हाँ, निश्चित तौर पे उसमें कोशिश ही यही की जा रही है कि एक बैलेंस रहे। और अगर यूथ को भी आप लेकर आ रहे हैं तो जिस भूमिका के लिए लेकर आ रहे हैं उससे पहले उसने परफॉर्म किया हो, यानी कि पैराशूट ड्रॉपिंग जिसे कहते हैं पैराशूट ड्रॉपिंग ना की जाए, बल्कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आप जिम्मेदारी दें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर नज़र आ रहा था पूरी टीम को बनने के दरमियान, जब अलग अलग बैठकें होती थी और उन बैठक में जब हम नेताओं से हमारी बातचीत होती थी तो जो समझ में आता था उसमें ये समझ में आता था कि पहला जोर इस बात पर है कि संगठन में नई ऊर्जा भर सके ऐसे लोग चाहिए और उसमें उनका व्यवहार आक्रामक, अहंकारी नज़र नहीं आना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये कि आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलें तो ठीक तरीके से मिलें, संगठन के दूसरे व्यक्ति से मिले तो ठीक तरीके से मिले। बीजेपी के साथ एक समस्या ये रहती है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के जोश में कमी आए तो फिर पार्टी का वहाँ पे बेड़ा गर्क होता है। इस लिहाज से ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये अपने कार्यकर्ताओं पर टिकी रहती है। चाहे आप जितने चेहरों की बात कर लें, वो चेहरे होते हैं, लोकप्रिय चेहरे होते हैं, उनका बहुत योगदान होता है, लेकिन वो योगदान कैपिटलाइज तभी होता है जब संगठन की ताकत उसके साथ रहती है। संगठन जहां सक्रिय हुआ, जिस राज्य में सक्रिय हुआ, वहां बीजेपी को अच्छी सफलता हासिल हो जाती है। संगठन के कार्यकर्ताओं में जैसे निराशा हासिल होती है वहां पर फिर बीजेपी को झटका लगता है। तो उस लिहाज से बीजेपी के लिए हमेशा से एक टॉप प्रायोरिटी का चीज़ ये रहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरें, ताकि सरकार तो अच्छे काम करेगी लेकिन उन अच्छे कामों को जनता के बीच पहुंचाकर नैरेटिव बनाने, नैरेटिव गढ़ने का काम संगठन का ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि वोटर को चुनाव वाले दिन घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संगठन के लोगों पर ही होती है, संगठन के कार्यकर्ताओं पर ही होती है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब संगठन के भीतर बहुत ऊर्जा रहे। और उसी सोच के तहत पीएम मोदी ने तमाम अटकलों को एक तरह से किनारे करते हुए सरप्राइज फैक्टर के तौर पर नितिन नवीन के नाम को लेकर आया गया बीजेपी के द्वारा। और जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली उसमें प्रधानमंत्री मोदी के चॉइस के तौर पर उनको पार्टी के भीतर देखा गया। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि सोच कहाँ है कि आप आगे की पीढ़ी भी तैयार करें और वैसे नेताओं को आगे लेकर आएँ जो कि बीजेपी की राजनीति को अगले 20-30 साल तक ऊर्जा दे सकें। और उनमें से इन सारे नामों पर
पार्टी भरोसा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए 20 साल तक पार्टी को कैसे चलाना है, लीड कैसे करना है, फ्रेश चेहरे कितने हो, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श करके ही नई टीम का ऐलान किया जाएगा। और एक और बात देवेंद्र, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उस पर खूब सियासी घमासान मचा हुआ है, वो है दिमागी नक्सल। ऐसी टीम क्या तैयार की जाएगी जो दिमागी नक्सल वाली सोच से लड़ सके और जीत सके? बिल्कुल प्राची, जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि असल मसला यही रहेगा कि सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार, आप किसी भी पैरामीटर पर देखें तो इनके काम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहले के 10 साल की यूपीए सरकार की से तुलना आप करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। जैसे पहले कितने नेशनल हाईवे एक दिन में बनते थे, पहले रेलवे का ट्रैक एक दिन में कितना बिकता था, पहले इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ था, अभी कितना है, पहले कितने एयरपोर्ट थे, अभी कितना है, पहले मेडिकल की सीटें कितनी थी, अभी कितना है, पहले मेडिकल कॉलेज कितने होते थे, अभी कितना है, पहले IIT कितने थे, अभी कितना है, पहले IIM कितने होते थे, अभी कितना है, पहले एग्रीकल्चर में किसानों को कितनी मदद दी जाती थी, अभी कितनी मदद दी जा रही है, पहले महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाए जाते थे, अभी क्या हो रहा है, अभी किस प्रकार से 3-3 करोड़ आपने करोड़पति दीदी को बना दिया। तो किसी भी पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी सरकार का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत बेहतर नजर आएगा अगर उसके पहले के 10 साल की यूपीए सरकार से तुलना करें तो सीधे सीधे वो आंकड़ों में दिखेगा। लेकिन मसला ये रहता है कि क्या इन सारे कामों को आप जनता के भीतर ठीक से पहुंचाते हैं। तो उसमें अगर अब 2024 के बाद जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं प्राची, उन राज्यों को भी अगर आप देखें तो एक झारखंड को छोड़कर हर राज्य में बीजेपी को सफलता हासिल हुई है। लेकिन अचानक से एक सेक्शन में माहौल ऐसा बनाना शुरू कर दिया गया जिसमें ये समझ में आया कि बीजेपी के साथ तो बीजेपी के अंदर बहुत समस्या है, इनकी सरकार के अंदर बहुत समस्या है, छात्रों की नहीं सुनी जा रही है, यूथ में समस्या है, ये सारी चीज़ें चली। उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर लीक होना एक शर्मनाक चीज़ था, वो एक गलती हुई। लेकिन माहौल ओवरऑल उसके सहारे लेकर ऐसा क्रिएट करना, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि दिमागी नक्सल, उस तरह के चैलेंज को कि असंतोष दिखाना एक बात है, लेकिन असंतोष के सहारे आप अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, उस गाली गलौज कर रहे हैं। तो उस तरह की सोच को काउंटर करना, जब पीएम ने कहा कि समाज की भी जिम्मेदारी है, तो उसमें बीजेपी संगठन की भी ये जिम्मेदारी रहेगी। देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूं, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की जानकारी मिल रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई है। हरि सिद्धि मंदिर, बड़े गणेश मंदिर के सामने भगदड़ हुई है। धक्का मुक्की और दबने से 3 लोग अभी तक घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की खबर मिल रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच में अफरा तफरी होती है। हर सिद्धि मंदिर और बड़े गणेश मंदिर के सामने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। धक्का मुक्की होने लगती है और लोग गिरने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। अब ये भगदड़ अचानक से कैसे मची, क्या कोई अफवाह फैली थी या आगे निकलने के लिए आपाधापी थी, क्या प्रशासन के मुकम्मल इंतजाम नहीं थे, ये जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन आप देखिए कैसे बैरिकेडिंग से चढ़कर ये महिला भीड़ में शामिल हो रही है और ये बच्चा भी भीड़ में शामिल हो रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा थी और व्यवस्थाएं क्या मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, सबसे पहले आप मुझे बताइए हादसा कब और कैसे हुआ और अभी तक कितने लोग हैं जो घायल हैं इस पूरे हादसे में? देखिए, हादसा ये सुबह का वक्त है। दरअसल आज 2 त्योहार एक साथ है, सावन सोमवार भी है। ऐसे में सावन सोमवार की जो लाखों की भीड़ है वो तो रहती है। दूसरी बात, इसी महाकाल मंदिर में, गर्भगृह में महाकाल मंदिर है, ऊपर नागचंद्रेश्वर का मंदिर कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इसलिए 2 तरफा भीड़ थी, एक सावन सोमवार की भीड़ थी, दूसरी नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए, चूंकि साल में एक बार खुलता है इसलिए उसकी भीड़ थी। भीड़ के प्रबंधन के लिए अलग अलग रास्ते ज़रूर बनाए गए थे, लेकिन जो पीछे तरफ का हरसिद्धि जो मंदिर है, वहाँ का जो हरसिद्धि द्वार है, वहाँ से जो है एकदम से भीड़ जो है वो बढ़ी और अफरा तफरी फैली। और जो बैरिकेड्स हैं, उन बैरिकेड के टूटने के चलते लोगों में घबराहट हुआ, पैनिक हुआ और एक के ऊपर एक चढ़े। जिस तरीके की बात सामने आ रही थी कि काफ़ी मात्रा में लोग घायल हैं, वैसा तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। हमने भी जानकारी ली, सिर्फ 3 लोग अभी तक हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं।
गंभीर रूप से घायल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का दृश्य हम जरूर देख रहे थे कि भीड़ है, लग रहा था कि ज़्यादा जनहानि हो सकती है, उस तरीके का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कतारें बाकायदा व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी, एक महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए, दूसरे जो नागकामेश्वर के जो मंदिर है उनके लिए। इसलिए कहा जाए तो एक बड़ी दुर्घटना जो है फिलहाल टलती हुई दिखाई दी। 3 लोग ठीक है, लेकिन भीड़ का प्रेशर ज्यादा है, ये तो तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है, और बैरिकेडिंग से कूदकर भी श्रद्धालु अंदर जाना चाहते हैं, ये भी तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। एक बार सुनवा देते हैं वहां मौजूद श्रद्धालुओं का क्या कहना है। दब गया था सर, वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी, किसी ने भी नहीं करी सर, किसी ने भी नहीं। एक भैया उठा के लेके आए बस, किसी ने भी इसकी सहायता नहीं करी। 30-35 लोग होंगे। मेरा नाम मीनू है, बेटा है मेरा। सर रात को 1 बजे महाकाल मंदिर के लाइन में लगा था दर्शन करने के लिए नागचंद्रेश्वर भगवान के, तो 7-8 घंटे के सफ़र में मैं पहुंचा हरसिद्धि माता चौराहे पे। वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा, वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खोलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए, और बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैं जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पर फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था ख़राब थी उसकी महाकाल मंदिर की। रात भर से हम परेशान हुए, किसी ने भी सहायता नहीं करी हमारी। मैं मंदिर पुलिस वालों को चिल्लाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बुलाया मेरे को। मैं आधे घंटे तक रोड पे पड़ा रहा, अकेला चिल्लाता रहा। फिर एक भैया आए थे बाहर के, कोई थे, उन्होंने मेरे को मदद करी थी। उन्होंने मेरे को हरसिद्धि माता के मंदिर के पास में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया मेरे को। फिर वहाँ पर आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी, आधे घंटे तक तो मैं वहाँ पे पड़ा रहा था रोड पे ही। ये वीआईपी लोगों को दर्शन करने की सुविधा दे रहे थे? वीआईपी लोगों को दर्शन सुविधा हो रही थी, 300 रुपये उनसे रसीद ले रहे थे और उनके वीआईपी दर्शन हो रहे थे। हालांकि मैं कल भी गया था महाकाल दर्शन करने के लिए, वहाँ पर कल भी बहुत भीड़ थी। बाकी वीआईपी वालों को एंट्री मिल रही थी, और जो हम लोग थे साधारण वाले, उनको एंट्री कहाँ से मिल रही थी? मानसरोवर के वहाँ से। बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पर कल भी। सागर लक्की नाम है मेरा। तो आपने श्रद्धालुओं को सुना, अचानक से भीड़ बढ़ती है। देर रात से ही लोग लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर जो कि साल में एक बार खुलता है, आज उसके खुलने का दिन था, और साथ ही साथ सावन का 3रा सोमवार आज है, तो भीड़ बड़ी दुगनी थी। और अचानक से भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे भी गोद में हैं, और ऐसे में भगदड़ के बाद स्थिति क्या हुई वो तस्वीरें बता रही हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो भी बता रहे हैं। अनुराग, जो श्रद्धालु कह रहे हैं उनके मुताबिक इंतजाम ठीक नहीं थे, घायल होने के बावजूद श्रद्धालुओं को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम नहीं थे। इस बात को लेकर नाराजगी है उनके भीतर। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके का जो मूवमेंट था वो इस बार ज़्यादा था। अमूमन इस तरीके के जो हादसे हैं वो बेहतर जब से महाकाल मंदिर, महाकाल कॉरिडोर बना है उसके बाद से कम होते दिखाई दिए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक इस मामले में रही कि हरसिद्धि मंदिर से जो जन प्रवाह आ रहा था, बैरिकेडिंग जो है उसमें उसके खुलते ही साथ जो उपद्रव हुआ उसे संभाल पाने में प्रशासन जो है वो उस वक्त असमर्थ दिखाई दिया। उसके बाद जो एम्बुलेंसेस जहां पर तैनात करनी चाहिए थी वहां बताया जा रहा है कि भीड़ का दबाव उस क्षेत्र में पहुंचा, इसलिए एम्बुलेंस दूसरे रास्तों के जरिए वहां पर पहुंची। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की इसमें गलती खामी ज़रूर दिखाई दी है, लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके का दबाव था ये घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो एंड टाइम पे जो मंदिर प्रशासक थे, जो हरसिद्धि मंदिर तक थे, उन्होंने उस बैरिकेडिंग को जल्द अज जल्द खोला, बैरिकेडिंग को हटाया और लोगों को समुचित उपचार मिल सके इस नाते एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एक बड़ी घटना यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही थी। जिस तरीके के हमने दृश्य देखे, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट एकदम से जो हुआ है, भीड़ ज्यादा थी और इस भीड़ के मुताबिक जो इंतजाम थे प्रशासन के वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ी, लोग नीचे गिरे और फिर कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है। उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मच गई है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मच गई। करंट की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई।
कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर भी मिल रही है। नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, इस बीच करंट लगने से अफरा तफरी मच गई। उज्जैन के अलावा बिहार के लखीसराय में भी सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के दौरान अशोकधाम मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में केबल तार गिरने के बाद किसी ने करंट की अफवाह फैला दी और फिर महिला लाइन की तरफ मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई लोगों की श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। तो उज्जैन के महाकाल परिसर में भगदड़ मचने की खबर है। हालांकि हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इस हालात पर कंट्रोल किया गया। 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जबकि बिहार में 7 महिलाओं की जान चली गई है। लखीसराय के इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन थी। उसी दौरान रेलवे ट्रैक से सटे एरिया में बिजली का पोल और तार गिर गया। प्रशासन के मुताबिक केबल तार गिरने के बाद किसी ने करंट की अफवाह फैला दी और फिर महिला लाइन की तरफ मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया। घायलों के तुरंत इलाज और राहत बचाव के लिए जिला प्रशासन को हर संभव प्रयास का निर्देश दिया। इस वक्त स्पॉट पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत बचाव तेजी से चल रहा है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जहां घटना हुई है, हम वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंदिर है अशोक धाम, काफी मशहूर, काफी प्राचीन मंदिर। और यहाँ पर सावन के महीने में सोमवार को काफी भीड़ जुटती है और अभी भी आप देखिए इतनी अधिक भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। जो घटना हुई है वो यहाँ से करीब एक अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर यह घटना हुई है। वहाँ पर जब एक साथ 2 ट्रेनें आ गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। एक बिजली का पोल गिर गया, अफवाह ये फैली कि करंट फैल गया है। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कई पौराणिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 1977 में यहाँ पर एक बालक को खेलने के दौरान शिवलिंग मिला था और इस मंदिर का एक दूसरा नाम श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का काफी प्राचीन मंदिर और पाल काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। कहाँ से आई हैं आप लोग? दिल्ली से। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से, दिल्ली नालंदा जिला। अच्छा, तो हर साल आती हैं यहाँ पे? हाँ, ना पढ़े आए थे। हाँ। यहाँ देखिए लगातार यहाँ पे भीड़ है। एक घटना भी हो गई यहाँ पे, मालूम हुआ? जी हाँ। तो यहाँ से कितनी दूर है? बस यहाँ से ज़्यादा नहीं, लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर। एक यहाँ अशोक धाम हॉल्ट है, ठीक है, वहीं पे ट्रेन रुकी है। सब श्रद्धालु जो लोग थे, उसके बाद उधर से सब लौट रहे थे, सब लाइन में लगा हुआ था। अब भीड़ चूँकि बढ़ी, उसके बाद पता नहीं पोल था क्या था, उसी में पूरा करंट आ गया। नहीं, करंट आया नहीं, पोल गिरने की वजह से एक अफवाह फैली और जाहिर है अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल बताए गए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, लखीसराय। सावन का तीसरा सोमवार होने के चलते लखीसराय के इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से भारी भीड़ थी। यहां श्रावणी मेला भी चल रहा था। रेलवे ट्रैक के पास से होते हुए करीब 1 किलोमीटर से लंबी लाइन मंदिर तक थी। तभी खेत में पोल गिरा। प्रशासन के मुताबिक ये पोल केबल वायर का था, लेकिन करंट फैलने की अफवाह फैल गई। हादसे में अब तक 7 महिलाओं की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं जो भगदड़ की चपेट में आने से घायल हैं। 5 बजे निकले घर से। क्या तुम लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। क्या हल्ला हुआ कि हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्की में सब इतना हो गया। भगदड़ से मौत हुआ? हाँ, उधर सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था। ढकेल के इधर पूरा पोल इधर कर दिया था, पोल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि एक लोग आदमी गिरते चला गया। हाँ, बहुत। वहाँ पे ना मतलब पोल गिर गया था खेत में, तो उसी डर से सब भगदड़ मचा ना, उसी में ये हादसा हो गया। वहाँ पर सब एक पर एक लोग गिर गए। हाँ।
वहीं लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार हादसे के बाद तुरंत स्पॉट पर पहुंचे, अस्पताल जाकर घायलों के इलाज की जानकारी ली। बातचीत करते हुए कहा कि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर अशोकधाम स्टेशन के पास ही हादसा हुआ। खेत में बिजली का खंभा गिर गया। ये पोल पुरुषों की लाइन की तरफ था। तार भी गिरा जो पूरी तरह से केबल तार था, ओपन वायर नहीं था। लेकिन अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वो सिर्फ एक केबल वायर था। अफवाह के चलते पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं और अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है। के ठीक सामने में एक बिजली का पोल था, वो गुजर रहा था और उस पोल पर केबल्ड वायर था, ओपन वायर नहीं था, केबल्ड वायर था। वो भी भीड़ के तरफ नहीं गिर के वो स्टेशन के तरफ खेत में गिरा हुआ था। लेकिन किसी ने कह दिया कि मतलब बिजली का पोल गिरा, बिजली का तार गिरा, और उसी दौरान में जो पुरुष का एक लाइन और उसके बगल में महिलाओं का लाइन, तो बिजली का नाम सुन के ही लोग अचानक में भागते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी साइड में महिलाएं थी, वो अचानक में उसके पीछे में खेत वगैरह था, तो उसमें गिर गई। तो ये दुखद घटना घट गई। हम लोग सब वही मौजूद थे। हम लोग का एम्बुलेंस था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, 3 एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी थी, चलंत एम्बुलेंस खड़ी थी, 2 बाइक एम्बुलेंस खड़ी थी। हम लोग खुद 3 बजे से वहीं पर हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लगातार पूरे भीड़ का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अचानक में उस समय 3 स्वास्थ्य का शिविर लग गया है, सारी व्यवस्थाएं थी, और अचानक में वो जो र्यूमर फैला और र्यूमर के चलते लोग भागने लगे एक दूसरे की तरफ। कितने लोगों की मौत हुई सर? 7 महिलाओं की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। और अब खबर रांची से, जहां आंदोलनकारी छात्रों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। जेपीएससी एग्जाम में धांधली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद सोरेन सरकार के मंत्री छात्रों से बात करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में आंदोलनकारी छात्रों से सोरेन सरकार के मंत्री वार्ता करेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने का अल्टीमेटम दिया। कल पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाए गए। आंदोलन उग्र होता देख हेमंत सोरेन सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई। अब से 4 घंटे बाद तीसरे राउंड की वार्ता होगी। आखिरकार छात्रों का उग्र रूप देखकर सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों का जंतर मंतर बना हुआ है। प्रदर्शन का 24वां दिन है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन का आज 16वां दिन है। कल देर शाम सरकार की तरफ से एसडीएम और एडीएम को भेजा गया, जिन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए आने की गुजारिश की। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 24वां और सबसे अहम दिन है, क्योंकि 15 अगस्त तक छात्रों को इंतजार था सरकार मांगे मानेगी। लेकिन जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो छात्रों ने साफ कहा वो भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव के पुतलों को दहन किया गया, जवाब मांगा गया, इस्तीफा मांगा गया हेमंत सोरेन से, और उसका ये रिजल्ट है कि आज 24वें दिन सरकार ने छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है, जो डेलीगेशन है, उनको मुलाकात के लिए बुलाया है। क्या सारी मांगे मान ली जाएंगी, छात्रों को क्या उम्मीद है? रविंदर पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आप छात्र प्रवक्ता हैं। रविंदर जी, आज का दिन अहम है, सरकार से मीटिंग है, आप लोगों का डेलीगेशन तैयार है, कौन कौन लोग जाएगा, क्या उम्मीद है? बिल्कुल, हमारे मांगे जो है सो आज का जो वार्ता है, हम तमाम छात्र जो है सो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जा रहे हैं कि सरकार जो है सो और सरकार के जो डेलीगेशन उधर से आएंगे वो हमारी सारी मांगों को मानेंगे। आपको बता दें कि आपके माध्यम से सरकार को हमारी सारी मांगे अनिवार्य है। किसी भी मांग पर हम समझौता 1% तक भी नहीं करने जा रहे हैं। तमाम छात्रों का जो है सो जो एसएससी सीजीएल को लेकर के रद्द हो या सीबीआई जांच हो, दोनों चीज हम लोग का मांग है। रद्द और सीबीआई जांच दोनों होना चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है, सारा एग्जाम रद्द और सीबीआई जांच होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी एग्जाम के बारे में हम लोग जो सो डिमांड लेटर में लिखे हैं, तमाम एग्जाम में जो सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये भी आज कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो वार्ता होगा, हम लोग बिल्कुल डिबेट करने वहाँ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ लंबा समय तक हम लोग वहाँ बैठने नहीं जा रहे हैं। हमारी मांगों से वो पहले से अवगत है, चूंकि वही डेलीगेशन सरकार के तरफ से आ रहे हैं जो पहले थे, तो हमारी सारी मांगों से अवगत है। हम सिर्फ इसी बात पर वहाँ रहेंगे कि क्या आप सारे एग्जाम में रद्द और सीबीआई जांच करते हैं या नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 18 तारीख तक अगर हमारी सारी मांगे नहीं मान लेते हैं तो 20 अगस्त को
झारखंड के रांची में आप झारखंड के 2400 जिला से छात्र को आते हुए देखिएगा और लाखों की जनसंख्या में लाखों की छात्रों में जो है सो सीएम आवास घेराव करेंगे। और अगर हमारे छात्रों के साथ कुछ होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। दरअसल कल से झारखंड के सभी जिलों में आंदोलन तेज हो गया है। जगह जगह राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के पुतले जलाए जाने लगे। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही छात्र अपनी दोनों मांग पर अड़े हैं, टस से मस नहीं हो रहे। इन्हीं वजहों से सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार हुई है। छात्र हमारे साथ है, क्या उम्मीद है कि आज सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी? उम्मीद तो हमारा पहला दिन से ही सरकार के पास, क्योंकि हम लोग ये सरकार को हम लोगों छात्र नौजवानों ने चुन के भेजा है सरकार को, हेमंत सरकार को। हम लोगों को पूरी ही उम्मीद है, लेकिन हमें बहुत अफसोस और दुख का बात है कि पिछले 23 दिनों से हमारी बात को यहाँ पे मानी नहीं जा रही है। अगर हमारी वार्ता आज विफल रही, सरकार अगर हमारे बातों का संदेश को अगर वो हमारे जो मांग है उसको अगर नहीं मानती है, तो भगत सिंह जो कहे थे इनकलाब, वो इनकलाब लाने के लिए पूरे झारखंड के 2400 जिला के छात्र, और ये जो आंदोलन है ये छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अभी जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। क्योंकि हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो भी हमारे इस सड़कों पे उतरने के लिए 20 तारीख को सीएम आवास घेराव करने के लिए, सीएम साहब से वार्ता करने के लिए अभी तटस्थ है। और हमारी जो मांग है सीजीएल रद्द होना चाहिए और सीबीआई जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया की। ये मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी 20 तारीख को इनकलाब जो हमारे पूरे झारखंड के 2400 जिला के छात्र जो लाने चाहते हैं, मुख्यमंत्री के सामने जो अपने आवाज को और बुलंद करेंगे, इसके लिए आप मुख्यमंत्री साहब रेडी रहें, यही बात है। तो मुख्यमंत्री रेडी रहें, अगर बातचीत नहीं मानती है सरकार आज की मीटिंग में तो 20 तारीख को घेराव होगा। और भी छात्र हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब अनवर है। क्या लग रहा है, आज उम्मीद है सरकार से मीटिंग होने जा रही है? सर, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार और जय हिंद। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को माने पहले दिन से ही, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। हमने उनको चुना था तो हमें उम्मीद थी कि वो हमारी बातों को पहली नज़र में मानेंगे, लेकिन 4 बार हमें धोखा दिया गया, जो कि बहुत दुखद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप आज कट टू कट बात अगर क्लियर नहीं करते हैं तो 20 तारीख को एक ऐसा जन सैलाब निकलेगा जो पूरा झारखंड तो क्या पूरा भारत देश दिखेगा। साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि जितनी मांगे हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर सरकार ने आज बातचीत नहीं मानी तो फिर 20 तारीख को लाखों जो छात्र हैं झारखंड के अलग अलग जिलों से रांची पहुंचेंगे और फिर सीधा सीएम आवास जाएंगे। कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सीएम आवास के बाहर में देख रहा हूँ कि बहुत सारा बैरिकेड्स घेराव कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये घेराव किसके लिए है? कि हम कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है, उपद्रवी है? हम तो उनके राज्य के छात्र हैं। अगर उस पे आँच भी आएगी तो उस आँच को मैं सबसे पहले अपने सीने में लूंगा। तो वो किनसे भयभीत है, किनसे डरे हुए, हमसे डरे हुए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे और कड़ी विरोध से सवाल पूछेंगे। चाहे पुलिस प्रशासन कितना ही यातना दे ले, हमें फांसी भी दे ले, तो हम हंसी खुशी फांसी के फंदे को चूम लेंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों का कहना है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी की टीम शुरुआत से, जब से छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, आज 24वां दिन है, हम झारखंड में मौजूद हैं, रांची में मौजूद हैं, जयपाल मुंडा स्टेडियम में, और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में एंट्री करेंगे, ये छात्रों का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उनका ये मंच है। यहाँ पर तमाम छात्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनका सीधा कहना है कि आज की जो बैठक है उसमें सरकार को छात्रों की बातें माननी पड़ेंगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, 24 दिन से ये छात्र लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें 2 छात्र अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। आप देखिए, सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज 2 बजे की जो बैठक होने वाली है सरकार के मंत्रियों के साथ। उम्मीद है सबको कि सरकार इन लोगों की बातें सुनेगी, और अगर बातें नहीं सुनती है तो छात्र किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि सीजीएल एग्जाम रद्द होना चाहिए, उसमें धांधली हुई है। इसके साथ ही सीबीआई तमाम जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, उन सब की जांच सीबीआई करे, उससे पहले ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और अगर आज की मीटिंग सफल नहीं होती है तो 20 तारीख को ये सीएम आवास का घेराव करेंगे। और अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी बवाल की। वंदे मातरम के अपमान पर घमासान तेज हो गया है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ मार्च निकाला।
अमित शाह से लेकर बीजेपी के सभी नेता वंदे मातरम के अपमान को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। शिकायत में राहुल और सोनिया पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया गया है। देश के कई शहरों में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक, हिमाचल से लेकर बिहार तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। बीजेपी ने कहा है कि वंदे मातरम नहीं गाने वालों के साथ कांग्रेस की सहजता है। जिसको संपूर्ण वंदे मातरम गाते समय जो लोग असहज हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बतियाने लगते हैं, हाथ पांव झटकने लगते हैं, वो लोग वही हैं जिनको उन चीजों में बड़ा सहजता महसूस होती है कि कोई कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ये वो लोग हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, मगर सर तन से जुदा में सुमधुर सेकुलर संगीत दिखाई पड़ता है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी जवाब दे रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि राष्ट्रगान हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रगान को दूसरे नंबर पर कर दिया। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो, हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने वंदे मातरम विवाद पर कहा कि सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की। वंदे मातरम पूरा गाना है या नहीं गाना है, ये सरकारी कार्यक्रमों की बातें हैं। सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है। वंदे मातरम पूरा गाना का नहीं गाने का, वो इसके सरकारी प्रोग्राम की बातें हैं। जहाँ सरकारी प्रोग्राम नहीं, जहाँ इंडिविजुअल प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, सोसाइटी के रहते हैं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा वंदे मातरम मानना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। एक वंदे मातरम जानबूझ के वो वंदे मातरम उन्होंने लाया है। हर बात, हर कानून आज मुसलमानों, क्रिश्चियनों के, सिखों के खिलाफ लाया जा रहा है। हर कानून, ये क्या बात है? ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के वंदे मातरम 1885 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था कि इसके 2 स्टांजाज ही पढ़िए, और इसलिए उसको 2 स्टांजाज को मान्यता थी। ये आरएसएस के शाखा के ऊपर वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया तो किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने खुद ही मान लिया कि वो दिमागी नक्सल है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसे हाफिज सईद में साहब नजर आता है, ओसामा बिन लादेन में जी नजर आता है। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल घोषित भी कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एक्सैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित
दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है। दिमागी नक्सल कौन है, किरण रिजिजू और सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया, लेकिन विपक्ष इसे अपने ऊपर ले रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, माफी मांग सके छात्रों से तो मांगे।